हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ओके, और आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, और उसकी यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले भी जो हम बात करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें रिमाइंड करें जो हमने है ना रिकॉल करें। इससे पहले 11th में पढ़ी थी हमने, ठीक है ना। 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था एरिया वेक्टर, मतलब वहाँ हमने पढ़े थे वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर। तो उसमें एक एरिया वेक्टर भी होता है ना। एरिया वेक्टर किसे बोलते हैं? विच शोज द डायरेक्शन ऑफ एन एरिया, है ना, सरफेस। ठीक है, जो क्या करता है, विच शोज द, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एन सरफेस। ठीक है ना, मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि किसी सरफेस की डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है, और देखो तो इस तरह से उसकी जो डायरेक्शन होगी सरफेस की, जैसे ये हमारे पास ऐसे है, ये एक सरफेस है, तो ये इसका जो एरिया है, ये एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे हमने कहा बच्चों, ये एक हमारे पास क्या है, एक सरफेस है ये वाला, है ना। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी। ठीक है ना, आउटवर्ड। ठीक है, और ये हमने प्रूफ भी किया है 11th क्लास में, जो शॉर्ट में फिर भी एक बार प्रूफ देख लो। ठीक है ना, वैसे हमको यहाँ इसको इतना प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, 11th का टॉपिक है। बस यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर किसे बोलता है, जो क्या बताती है, किसी एरिया की सरफेस की डायरेक्शन बताती है, जो एरिया की डायरेक्शन। ओके, चलो फिर भी हम एक शॉर्ट में प्रूफ कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर एक पैलोग्राम है, ठीक है, इस पैलोग्राम की जो एडजेसेंट साइड है, ठीक है ना, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वेक्टर बी को, और इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है ना, अब हमें यहाँ पर इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है हमको? एरिया ऑफ पैलोग्राम। ठीक है ना, तो इसके एरिया को हमने, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ पैलोग्राम का? परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट से, है ना। तो बेस तो हमको दिख रहा है, ये हो गया ये, ठीक है ना। उसका मैग्नीट्यूड ले गए ऑलरेडी, ठीक है ना। क्या निकाल रहे हैं हम? एरिया ऑफ पैलोग्राम। ठीक है ना, मतलब कौन सा पैलोग्राम? जो दोनों वेक्टर ने कवर किया है, तो उस बनाया है उसका। ठीक है ना, तो बेस हमको दिख गया है यहाँ पर। इसको चलो हम नाम दे देते हैं ए, इसको पी क्यू आर एस ऐसा नाम दे देते हैं। ठीक है ना, तो अब हाइट कैसे निकालेंगे? ये हाइट भी, जो ये हाइट उसकी, हाइट से मतलब यहाँ होता है डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर, सॉरी, पैरेलल साइड। ठीक है, या ऐसे देखो तो ये हो गई हाइट। अब ये निकालना है आपको हाइट को। हाइट कैसे निकालोगे? बेस की वैल्यू लिख दो पहले, तो कितनी हो गई? ए, मैग्नीट्यूड लेंगे ना। अब हाइट कितनी होगी? ये वैल्यू, ये निकालना है हमको। ठीक है ना, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमको, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमको ये परपेंडिकुलर निकालना है, और हाइपोटेनस गिवन है, बी हमको मालूम है, और थीटा पता है। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस रिलेशन से साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, है ना। फाइंड करना है हमको। परपेंडिकुलर को हमने हाइट बोल दिया, एच बोल दिया, एच, और हाइपोटेनस क्या है? बी है। ओके, तो यहाँ से हाइट कितनी आ गई? हाइट आ गई बी साइन थीटा। ओके ना, अब ये ए बी साइन थीटा हमारे पास क्या ही है? ए बी साइन थीटा, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। हमने पढ़ा है तो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है 11th में। तो हमारे पास ये ए बी साइन थीटा के टर्म में है, हमने लिख दिया ए क्रॉस बी। अब हमें ये पता है तो ए क्रॉस बी से मिलने वाली जो क्वांटिटी है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाली जो क्वांटिटी है, वो भी वेक्टर होती। तो इसका मतलब हमको क्रॉस प्रोडक्ट से यहाँ क्या मिला? एरिया मिला। तो एरिया कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन, है ना, प्रूफ भी कर दिया जो हमने शॉर्ट में। ठीक है ना, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होती है एरिया की? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। ठीक है ना, ये जैसे ये एक सरफेस है, ये एक एरिया है, एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है ना। ओके, चलिए, ये एरिया है ना, तो इसकी डायरेक्शन होगी ए। और इसको भी जो हम एरिया वेक्टर को जनरली, जैसे एरिया को ऐसे डिनोट कर दिया, तो हम एरिया वेक्टर को
DA से डिनोट कर देते हैं, या एरिया को वही सेम नाम से ही डिनोट कर दिया जाता है ना। या इसको S से डिनोट किया तो हम इसको DS से कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई स्पेशल नोटेशन नहीं है एरिया वेक्टर का, ठीक है। तो ये तो होगी जो एरिया वेक्टर जो हमको जानना था, इसको समझने के लिए एरिया वेक्टर है ना, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, ये होगी बात। ओके, अब आइए मित्रों हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जरूरत क्यों हुई फिजिक्स में, ठीक है ना, या उसका नीड समझे जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कॉन्सेप्ट बनाई क्यों गई है ना। फिर बाकी तो सब फॉर्मूले ही है, फिर दो है ना लाइन की डेफिनेशन से फॉर्मूले हैं, सब समझ में आ जाए कैसे आया क्यों आया, जो उसकी क्या समझो यहाँ पर, उसकी जरूरत समझो कि क्यों इसकी कॉन्सेप्ट यूज होने लगी, ठीक है ना, और किस बेस पे यूज होने लगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर देखो हमने किसके बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। चलिए पहले मुझे एक है ना सिनेरियो समझे, सिनेरियो मतलब एक कंडीशन समझे आप कि जैसे मान लो तो यहाँ पर, ठीक है, वाटर है ना फ्लो हो रहा है, मतलब कोई मान लो एक शावर लगा है, कुछ लगा है, ठीक है, एक पाइप लगा है, इससे वाटर फ्लो हो रहा है ना, पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ फ्लो, फ्लक्स मींस टाइप ऑफ फ्लो, ओके। ऐसे फ्लो हो रहा है तो कोई एयर चल रही है, जैसे हमने है ना एक रूम है, रूम में हमने विंडो ओपन कर दी तो उससे हवा आ रही है, हवा की फुहार आ रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे जो एयर फ्लक्स। वाटर फ्लो हो रहा है तो उसे हम वाटर फ्लक्स कहेंगे, है ना। फ्लक्स का मतलब होता है टाइप ऑफ फ्लो, ठीक है। अब चलिए तो यहाँ पर समझो कि हमारे पास एक शावर लगा है, उसमें से वाटर आ रहा है ऐसे, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे बच्चों, है ना, जनरल सा बच्चों, हम छोटी सी कोई बड़ी एक्सपेरिमेंट नहीं लगता इसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक कंटेनर रख देंगे, ओके, ऐसे कंटेनर रख देंगे, ठीक है ना। अब इस कंटेनर में है ना पानी आएगा, देखना कुछ स्ट्रीम लाइन तो उस पर डायरेक्ट गिर जाएगी, कुछ स्ट्रीम लाइन मतलब कोई धारा है उसमें, पानी की कोई धारा है, डायरेक्ट गिर जाएगी, डायरेक्ट उसके अंदर आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। और कुछ धाराएं जो है उसके कॉर्नर पे टकराएगी, समझना बच्चों कौन से कॉर्नर पे टकराएगी, तो आधी बाहर जा सकती है और आधी कहाँ आएगी, अंदर। मतलब जो कॉर्नर पे टकरा रही, समझना कॉर्नर पे जो टकरा रही है वो टकरा के आधी अंदर गिर गई, आधी बाहर चली गई, ओके। अब इस वाटर में, इस कंटेनर में वाटर कलेक्ट होने लगा, तो कौन सी स्ट्रीम लाइन के थ्रू कलेक्ट होने लगा, पहले बोलो, है ना, कि वो उनके कारण कलेक्ट हुआ क्या, जो बाहर चली गई, ये जो डायरेक्ट परपेंडिकुलर आई उनके कारण हुआ, है ना। तो कंटेनर में पानी जो किसके कारण कलेक्ट हुआ, ध्यान देना, कौन सी स्ट्रीम लाइन के थ्रू, जो उसमें परपेंडिकुलरली आ रही है, डायरेक्ट आ रही है। और ये तो जो आ तो रही है रेडियल तिरछे आ रही है, लेकिन आधा पार्ट उसका बाहर चला गया, है ना, आधा पार्ट बाहर चला गया। तो हमको यहाँ पर वाटर किसके कारण इंक्लूड हो, एक्यूमुलेट होगा, किसके कारण जमा होगा उसमें, जो डायरेक्ट उसमें गिर रही है। मतलब कैसे, ध्यान रखो, जो परपेंडिकुलरली है ना ड्रॉप हो रही है, जो इसमें कंटेनर में, ओके, ये बात एक ध्यान रखो, है ना। अब आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर क्या आपको ऐसा बोल दिया गया था, एक पानी है, वाटर शावर है, इसमें पानी आ रहा है, तो उसका रेट ऑफ फ्लो फाइंड करो। आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर उसके नीचे रख दिया, टाइम नोट किया, आपने टाइम नोट किया बच्चों, आपने 10 सेकेंड तक, है ना, 10 सेकेंड तक आपने क्या किया, वहां पे कंटेनर उसमें अंदर रखा, और 10 सेकेंड के बाद आपने उसको निकाल लिया कंटेनर को, ठीक है। तो फिर आपने उसमें वाटर की क्वांटिटी देखी, कितनी क्वांटिटी, आपने उसको मेजर किया, है ना, कितनी आपने उसको मेजर किया बच्चों, 20 लीटर आई, है ना, 20 लीटर आई। तो फिर आपने यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो, ठीक है ना, 1 सेकेंड में कितनी फ्लो हुई, तो आपने रेट ऑफ फ्लो निकाल दिया अपने यहाँ से 20/10, मतलब है ना 20 लीटर बाय 10 सेकेंड, तो आपको पता चला 2 लीटर पर सेकेंड। आए समझे, मतलब आपको रेट ऑफ फ्लो पता चल गई, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो पता करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर जो फ्लक्स था, जो है ना ये वाटर फ्लक्स था, उसको कंटेनर में कलेक्ट कर लिया, और
उसको काउंट कर लिया, है ना, तो इससे आपको वहां रेट ऑफ फ्लो पता चल जाएगा कितने सेकंड में कितना वाटर आ रहा है। ओके ना, अब ये एक सिनेरियो समझ में आया। अब इसी से जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जरूरत क्यों पड़ी उसको समझेंगे। तो अब मान लो जो मैंने कहा है यहाँ पर कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है ना, चार्ज रखा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना। मान लो मुझे यहाँ पर किसी कॉर्नर में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो मैंने बोला मुझे यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां मेरा हाथ है यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कैसे पता करोगे, है ना। या फिर मैंने कहा मुझे यहाँ मेरा हाथ है, यहाँ कैसे पता करोगे। मान लो ऊपर चार्ज रखा हुआ है, हमारी जो घर की छत है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस, है ना, हमको ये तो मालूम है, हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ कोर्स पढ़ी है, ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसी जनरेट हो रही होगी, ओरिजिनेट हो रही होगी और नीचे ऐसे आ रही होगी। ओके, तो अब आप क्या करोगे बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इस एरिया में यहाँ कितना बड़ा है, इतनी जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी क्या है, तो कैसे निकालोगे। तो अब देखो, हमने कल एक बात सीखी थी बच्चों, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ऑफ लाइंस, है ना, शॉर्ट में लिखा डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी बात क्या बताती है हमें, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जहां पर डेंसिटी ज्यादा है, हमने कल पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में उसकी कोई प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी हमको क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी। जैसे देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, है ना, इस एरिया में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब हम यहाँ कंसीडर करेंगे कि वहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इतने एरिया में, तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होगी, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजर बताती है। तो हमको जैसे मुझे यहाँ पर पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि कितना है, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कितना है, तो क्या करोगे, है ना। हम इससे पहले वाली कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या डेंसिटी पे। तो हम यहाँ जो एक एरिया कंसीडर कर लेंगे भाई, ए पर और बी पर, समझना यहाँ से। जैसे आपको वाटर फ्लक्स निकालना था, तो वाटर फ्लक्स के लिए आपने क्या लिया, एक पानी का फ्लो हो रहा था, आपने एक कंटेनर ले लिया, भगवान ले लिया, कुछ ले लिया, तपेला ले लिया, XYZ ले लिया, ठीक है ना, समझ में आया। अब वैसे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है कहाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैच करने के लिए क्या करेंगे, हम एक वहां सरफेस कंसीडर कर लेंगे। जैसे भाई इधर अपन एक कंटेनर ले रहे हैं, हम कंटेनर के बदले यहाँ क्या लेंगे, एक एरिया ले लेंगे, ओके, एक एरिया कंसीडर कर लेंगे, और उस एरिया में कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ पास हो रही है, मतलब जितना बड़ा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना बड़ा सरफेस यहाँ लिया है उतना बड़ा सरफेस यहाँ पे भी ले लेंगे। अब देख लेंगे कि दोनों में कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है, इसमें, तो इसी यूनिट एरिया में जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी वही हमें किसकी मेजर बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, समझ में आया जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कॉन्सेप्ट क्यों यूज हो रही है, टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर, किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, हमको कैलकुलेट करनी है, तो हम उस जगह पर एक सरफेस कंसीडर करते हैं और उस सरफेस से कितनी लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर कितनी पास हो रही है, परपेंडिकुलर वाली ही नहीं है, जो हो सकता है क्योंकि कुछ लाइन ऐसी भी जा रही है, ऐसे भी जा सकती है ना, जैसे यहाँ कंटेनर में, तो हमें मालूम है वाटर को कंटेन करने में, है ना, कौन सी लाइन, कौन सी स्ट्रीम लाइन हमारे लिए फायदेमंद थी, जो सीधे नॉर्मल आ रही। तो अगर हमको किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हमको सिर्फ कौन सी लाइंस देखना है, जो सरफेस से कैसी जा रही है, जो सरफेस से कैसी जा रही है, नॉर्मल। हमें सिर्फ वो लाइन देखना है जो सरफेस से नॉर्मली पास हो रही है। ओके, तो इस तरह से जो आयन समूह में नॉर्मल पास होने वाली जो लाइंस है, ठीक है, वो हमारे लिए क्यों यूजफुल है, हमें किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक
इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे लाइंस आ रही है, तो हम एक सरफेस कंसीडर कर लो, उस सरफेस पे लाइन काउंट कर लो, ठीक है ना, कितनी लाइंस इसके अंदर है परपेंडिकुलर नॉर्मली। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो से पास हो रही है उसकी मेजर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच पासेस नॉर्मली, उसकी संख्या ही, उनकी क्वांटिटी ही हमें वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बता देगा। तो समझ में आया हमको यहाँ कौन सी लाइन चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी लाइन चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस सरफेस के नॉर्मली जा रही। तो नॉर्मली जाने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हमने नाम दे दिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आया समझ में? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विच पासेस नॉर्मली थ्रू द सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे कोई नई चीज नहीं है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको ही नाम दिया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ही नाम दिया। लेकिन कौन सी लाइन, जो सरफेस से नॉर्मली जा रही हो, उन लाइन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज समझ, अभी तो यूज पर ही आए हम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज क्यों होता है। एक्चुअल में देखो जो फिजिक्स पढ़ने का मजा ही इसमें है कि शुरुआत ही हम क्यों से करें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, चलो मैंने टॉपिक डाल दिया, हेडिंग डाल दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और आप मैंने बोल दिया ऐसा ऐसा होता है, क्यों होता है ना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, साइंटिस्टों को क्या जरूरत पड़ी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कॉन्सेप्ट बनाने की, तो है ना। तो सारी बातें जो थोड़ा सा फील होने के लिए हम इतनी डिटेल में जाते हैं। अदरवाइज जो डेफिनेशन तो मैं लिख चुका था, हम फॉर्मूला भी बताते थे 2 मिनट में, तो टॉपिक हमारा खत्म हो चुका होता है ना। लेकिन मजा कब आएगा, जो फील कब आएगा, जब हम उसकी बारीकी को समझे कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना होगा तो उसकी कॉन्सेप्ट क्यों लाई गई होगी फिजिक्स में। तो आयन समझ में जो जिस तरह से मुझे यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों दिया कि अगर कोई फ्लक्स, आपको वाटर फ्लक्स कैलकुलेट करना है, आप एक कंटेनर ले लोगे, उस कंटेनर में जो लाइन, स्ट्रीम लाइंस डायरेक्ट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कॉन्सेप्ट पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से की डेंसिटी हमको क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताती है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक सरफेस कंसीडर कर लेंगे, किसी जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो उस जगह हम एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। जैसे इधर कंटेनर कंसीडर कर रहे हैं, इधर सरफेस कंसीडर करेंगे, तो उस सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली, जैसे यहाँ नॉर्मल वाटर स्ट्रीम हम देख रहे थे, इसी तरह हम यहाँ नॉर्मली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखेंगे। तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो पास होगी उसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ही हम क्या नाम दे दिया हमने एक शॉर्ट में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हुआ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब किसी जगह हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो उस जगह हम एक सरफेस कंसीडर करेंगे, उस सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्वांटिटी, उनकी नंबर है ना, को काउंट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक उनके नंबर ऑफ लाइंस। ओके, तो नंबर ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू नॉर्मली टू द सरफेस, वही हमको वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजर बता देगा। ओके, तो इसी तरह उस इलेक्ट्रिक नॉर्मली पास होने वाले को हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम दे दिया। मतलब हमको कहीं पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है तो वहां क्या मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आया शॉर्ट में, मतलब सोच मुझे थोड़ा सा अच्छा, हमारा लेक्चर लेंथी हो जाता है इतनी डिटेल में बात करने से, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा फील आने के लिए। तो जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहां हम किसको कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बेस पर कैलकुलेट करने की बात हो रही है। तो वैसे हमारे पास अदर फॉर्मूले भी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के। ये फॉर्मूला हमारे पास, ये जो अनदर फॉर्मूला आएगा वो किसके बेस पर आएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बेस पर आएगा, है ना, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं इसलिए। ओके ना, तो आज समझ में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब किसी सरफेस से ये नॉर्मली पास होने वाली लाइंस की नंबर, इनकी क्वांटिटी, इसको ही हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन में हमने लिखी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passes normally through a surface in electric field is called electric flux. It is denoted by phi and it is a scalar quantity. ये स्केलर क्वांटिटी है और इसे हम phi से डिनोट करते हैं। अब ये नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी,
है ना। अब हमारे लिए तो एक एक लाइन को काउंट करना पॉसिबल थोड़ी है ना। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, किसी जगह पर कैसे पता करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स व्हिच पासेस नॉर्मली। तो उसका हम नेक्स्ट अब हम देख रहे होते हैं उसका फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। दो केसेस में हम मैग्नीट्यूड उसका बताएंगे हमारी कन्वीनियंस के लिए। मेन तो एक ही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन हमारी सुविधा के लिए हम इसको दो केसेस में अलग अलग पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना, ताकि उसका है ना कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो सर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ द सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इस केस में इससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस कितना होगा। अब कैसे निकालेंगे, ऐसे देखो तो हमने तो यहाँ पर एक चार्ज कंसीडर किया, ओके। मैं इसकी लाइन से बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ आपको एक बात मालूम है, जो यहाँ पर इसी इतनी लाइन बनाई, इधर चारों तरफ है को, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है ना, ये बात हम जानते हैं, डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वीक, ओके ना। अब देखो यहाँ पर कि ये नंबर ऑफ लाइंस पासेस नॉर्मली थ्रू द सरफेस, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या कहा कि हम एक एरिया कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, हम एक सरफेस कंसीडर करते हैं। चलो मैंने ये सरफेस कंसीडर कर लिया, एरिया, ये एक एरिया कंसीडर किया हमने, ठीक है ना। अब इस एरिया से यहां पर पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस काउंट करो, तो यहां पर इससे पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है ना। कितने दिख रहे हैं हमको, 1 2 3, कितने दिख रही है, 1 2 3। यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस जगह पर, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी है, 3 है ना, ठीक है ना। यहाँ 3 बोल देते हैं। अब इस एरिया को हम इस जगह ला रहे हैं, एरिया चेंज नहीं किया, एरिया उतना ही रखा, एरिया चेंज नहीं किया हमने, एरिया की साइज उतनी रखी, ठीक है। अब यहाँ लाइंस देखो, पॉइंट बी पर लाइन देखो, है ना। ए पर लाइन कितनी है, 3, बी पर लाइन कितनी है, बी पर लाइन तीनों 2 है, ओके ना, ओके बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर कि अब इंटेंसिटी की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ है, ए पर या बी पर, है ना। तो डेफिनेटली तो कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, ए पर स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वीक है ना। तो देखो जोड़कर देखो दोनों को, नंबर ऑफ लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, नंबर ऑफ लाइंस भी ज्यादा, नॉर्मल पास होने वाली। तो क्या समझ में आया आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई, ठीक है ना। स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ओके। तो क्या चेंज होगा बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस चेंज होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होगी, नंबर ऑफ लाइन भी चेंज होगी। मतलब पहला फैक्टर क्या समझ में आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके ओके, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो हमने पहले किसको कांस्टेंट रखा था, एरिया को कांस्टेंट रखा था हमने, जो हमने सरफेस लिया था ना बच्चों, इस सरफेस के एरिया को चेंज नहीं किया था। क्या चेंज हो रहा था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यहाँ ई स्ट्रॉन्ग था, है ना, और इधर वीक था। अब हम स्ट्रेंथ कांस्टेंट रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कांस्टेंट रखते हैं, है ना, और एरिया बदलते हैं। तो अब देखो यहां हमने छोटा एरिया लिया, छोटे एरिया में जो कितनी लाइंस हैं, 1 2 3, ओके ना। छोटे एरिया में मतलब 5 ऐसे बोलो, कितनी लाइंस है उसमें, कितनी लाइन है, 3। अब मैं एरिया बड़ा कर देता हूँ, इंटेंसिटी चेंज नहीं हुई, उसी पॉइंट पर लिया है ना हमने, जहाँ इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग है उसी जगह पे लिया, एरिया बड़ा कर दिया। तो 1 2 3 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स भी बढ़ गई,
तो समझ में आया, एरिया बढ़ रहा है तो उससे लिंक नंबर ऑफ लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक एरिया बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ लाइंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एरिया डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ लाइंस भी डिक्रीज हो रही है। तो ई अगर कांस्टेंट रखा जाए तो एरिया जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एरिया पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द सरफेस उस पर डिपेंड करेगा। तो दोनों का कंक्लूजन निकाल के देख लो अब यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस, ओके, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस क्या लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस, ठीक है ना। ऐसा किस पर डिपेंड करेगा जो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E इंटू ए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ द सरफेस। इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं फाइव इक्वल टू ए। फॉर्मूला समझ में आया कि अगर हमने सरफेस परपेंडिकुलर रखा है, ओके ना, सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये देखो ये हमारा सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सरफेस कैसा रखा है तो ऐसा। डायग्राम में जो 2D में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहा होगा, आप ऐसे सोच रहे होगे, ऐसे नहीं, कैसा है ऐसा, है ना, सर्क्यूलर है जो हमारे पास, जो हमने सरफेस लिया है वो ऐसा है। तो इसको अगर आप ऐसा घुमा के रखो ऐसा, तो ऐसे दिखेगा, कैसा रखा है वो ऐसा। तो इसकी एरिया वेक्टर देखो किधर आएगी, ये इसकी एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर। और सरफेस का एरिया हमने क्या कंसीडर कर लिया, ds, ओके। तो फॉर्मूला क्या होगा जो, अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तो उससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये उसका फॉर्मूला बना, ठीक है ना। आया, तो वही हम लिख देंगे, इफ द सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन, ओके, ये फॉर्मूला है ना। सिंबल में लिख दो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ds, ठीक है ना। इसका एरिया हमने ds बताया है इसलिए, ठीक है। वर्ड में भी लिख देना चाहिए यहाँ पर। चलो आगे इसके फॉर्मूले की हमको जरूरत पड़ती है इंडिविजुअली। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, है ना। ये इसको इफेक्टिव एरिया बोला जाता है। अब इफेक्टिव एरिया का मतलब आप समझ जाओगे आगे, इफेक्टिव एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, इलेक्ट्रिक फील्ड है E और एरिया है ds, है ना। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस परपेंडिकुलर रहे तो ध्यान देना लोग, अगर सरफेस परपेंडिकुलर रहा ऐसा तो उसकी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों किसी डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, दूसरा केस कि सेकेंड केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, है ना। अब जरूरी थोड़ी है क्योंकि हर बार जो हमारा एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही हो, किसी भी एंगल पर झुका हुआ हो सकता है ना। जैसे इस तरह से दिखा दे हम यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ये हमारा इसकी एरिया वेक्टर, ठीक है ना। एरिया वेक्टर को हम ऐसे, एरिया वेक्टर मतलब जो एरिया वेक्टर से मतलब क्या है, जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उससे थीटा एंगल पर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर, ठीक, ऐसा ये इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, है ना। अब देखो क्या यहाँ पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमको यहाँ पर इस सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सिर्फ कौन सी लाइंस देखना है हमको, जो सरफेस से नॉर्मली जा रही होगी, सरफेस से नॉर्मल। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नॉर्मल जा रहा है, तो देखो हमने जो लाइंस दिखाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया, क्या वो नॉर्मल है सरफेस पे, वो थीटा एंगल पर झुका हुआ है ऐसे। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, है ना, नॉर्मल कंपोनेंट निकालना होगा जो सरफेस से नॉर्मली जा रहा है।
तो हम यहाँ इसको रिजॉल्व कर देंगे उसके कंपोनेंट में। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, है ना, ये ई साइन थीटा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिजॉल्व कर लिया कंपोनेंट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंपोनेंट ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट जो यही होगा, इधर ही आएगा ना। चलो ये इधर अंडरस्टूड कर लेना, ठीक है ना। इधर ये किसका कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो जो ई कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सरफेस के परपेंडिकुलरली पास हो रहा है ना, मतलब सरफेस हमारा ऐसा है, ऐसा रखा हुआ है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, हमने उसको रिजॉल्व किया, तो ई कॉस थीटा जो है, ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ये कंपोनेंट किसके परपेंडिकुलर आया, सरफेस के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना किसके थ्रू लेंगे हम, परपेंडिकुलर इस कंपोनेंट के थ्रू लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इफ द सरफेस इज प्लेस्ड एट एनी एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, लिखने का तरीका भी देखो तो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस is equal to the, ठीक है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, अब किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, अब जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव है यहाँ पर, ई कॉस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा जो इसका एरिया डीएस बता दिया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारे पास, ई था और एरिया डीएस था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ई कॉस थीटा। तो ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख देंगे, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस। ओके, ये होगा इसके बराबर, है ना। वर्ड में लिख दे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू लिख दे ई, है ना, डी सॉरी ई कॉस थीटा प्रोडक्ट, है ना, और एरिया, ठीक है ना, वर्ड में लिखना, अंडरस्टूड कर। तो यहाँ से फाई कितना हो गया हमारे पास, ई डी एस कॉस थीटा, है ना, ये हमारे पास आया तो इसका एक्सप्रेशन, और ई डी एस, ओके ना। आगे समझ में कहा से लिखा ये तो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, मतलब डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा है 11 में, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी वेक्टर है, डी एस ये भी है ना, एरिया है, एरिया वेक्टर है। तो दो वेक्टर का हमने और उनके बीच के एंगल का कोसाइंस का प्रोडक्ट किया, तो किसके बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट। आया समझ, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होगी, तो स्केलर होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसी क्वांटिटी है स्केलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर ही होगी, तो एक्चुअल में नंबर है, वो संख्या है, और संख्या तो स्केलर ही होगी ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आया समझे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये जो मेन फॉर्मूला हुआ उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है ना, ठीक है, मेन फॉर्मूला ये हर केस में अप्लीकेबल हो जाएगा, जो ये हर केस में एप्लीकेबल है, ठीक है ना, मतलब कोई भी एंगल पर रखा हो सकता है सरफेस, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है एरियस, ये सिर्फ कौन से केस में एप्लीकेबल है, जब नॉर्मल परपेंडिकुलर रखा हो, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए, हालांकि इससे दोनों से हमको, है ना, सेम रिजल्ट मिलेंगे, ठीक। चलिए, इस पे हम एक और स्पेशल केसेस देख लेते हैं। स्पेशल केसेस मतलब क्या हो सकता है, ऐसे मान लो इफ द सरफेस इज प्लेस्ड पैरेलल टू द, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है ना,
जो हमारा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है। पैरेलल का मतलब डायग्राम से समझ लो, ऐसा रख दिया है, ठीक है ना। ठीक, पैरेलल से आप कैसा भी दिखा सकते हो, पैरेलल आप ऐसा भी दिखा सकते हो, है ना, ठीक है ना। मतलब एक आप सरफेस को पैरेलल ऐसा भी दिखा सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ऐसा जा रहा है ना, ये पैरेलल, ये फिर पैरेलल आप ऐसा भी दिखा सकते हो, ठीक है ना, ऐसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से ऐसा भी जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो दोनों केस में पैरेलल माना जाएगा, ठीक है। तो जब सरफेस हमारा मतलब ऐसा मान लो, सरफेस ऐसा रखा है, ओके, और लाइन से ऐसे जा रही, ठीक है ना, और ये कैसा था, ये ऐसा था, और ये यहाँ पर सरफेस को हमने ऐसा रख दिया, ठीक है, तो पैरेलल हुआ। तो कॉन्सेप्ट से देखो बच्चों, फील से देखो, अगर हमने सरफेस को ऐसा रखा है, ठीक है, ऐसा रखा है, इलेक्ट्रिक लाइन से ऐसी जा रही है, तो क्या इससे कोई नॉर्मली कोई लाइन जाएगी? नॉर्मली लाइन नहीं जाएगी। तो इससे मतलब इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, नॉर्मल जाने वाली लाइन को तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं, तो इससे कोई नॉर्मली लाइन पास ही नहीं होगी, तो इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आना चाहिए, तो हमारा आंसर होगा 0, है ना। तो ये तो हमने हमारे कॉन्सेप्ट से कहा, फील से कहा, यही हम आंसर इससे फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। चलो, तो इफ द सरफेस इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो तो एंगल कितना होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बोलो। तो पैरेलल सुनते से भी जनरली हम 0 रख देते हैं। जनरली भी अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े, हमेशा जो बच्चे करते हैं ये कि पैरेलल सुना तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक जो हमारा क्या है एंगल की वैल्यू या तो 0 रख देते या तो 180, ऐसा नहीं है। यहाँ ध्यान रखिए, ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, सरफेस के बीच का एंगल नहीं। तो जैसे मान लो ये सरफेस रखा है ना, तो उसकी एरिया वेक्टर ऐसी होगी, इधर होगी ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एंगल कितना हुआ 90, एंगल इज 90, एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। तब देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कितना हो गया, ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होगी, और कॉस 90 0 है तो फ्लक्स भी 0 आया समझ में, जो मतलब उससे लिंक फ्लक्स 0 होगा। वो तो कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया था, है ना। मतलब सरफेस अगर पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, उससे लिंक को इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा केस हम मान लेते हैं, इफ द सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हो, है ना। मतलब ये ऐसे वाला केस मान लो जो पहले हमने डायग्राम दिखाया है ना, मैग्नीट्यूड निकालते ये वाला, तो एरिया वेक्टर और ये सेम डायरेक्शन में आएंगे, है ना। तो थीटा यहाँ पर क्या होगा, देन थीटा इज इक्वल टू 0, सेम डायरेक्शन में आएंगे ना, ये वाला केस है, कोई अलग नहीं, ठीक। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ मिटा दो, परपेंडिकुलर आता है, ओके। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होगा हमारे पास ई डी एस कॉस 90, है ना, सॉरी कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, और ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, कॉस 0 मैक्सिमम वैल्यू है, तो फाई भी मैक्सिमम होगा, है ना। और कितना हो जाएगा ई डी एस, ये डी एस के एरिया को आप कोई कोई बुक्स में डी एस से या ए से इंडिकेट दिखा पाओगे, उसे कंफ्यूज नहीं होना, है ना। तो ये आ गया हमारे पास, और ये कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। ठीक, तो ये रहा बच्चों हमारे पास
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले तो मुझे बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्यों जरूरत हमको पड़ी इस कॉन्सेप्ट की। तो ध्यान रखिए, जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो जिस प्लेस पर, उस प्लेस पर हम एक एरिया कंसिडर करेंगे और उस एरिया से नॉर्मल जाने वाली लाइंस को काउंट करेंगे, नॉर्मल पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस को। तो नंबर ऑफ लाइंस नॉर्मली उन्हीं को हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह दिया। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कॉन्सेप्ट यूज होने वाली है किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, ओके। और कितनी होती है बच्चों, तो न्यूमेरिकली जो हमने उसका मैग्नीट्यूड दो केसेस में बताया। अगर सरफेस परपेंडिकुलर रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर किसी एंगल पर हो तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, EDS cos थीटा। तो ये दो मेन फॉर्मूले हैं। इस सारे से कंक्लूजन जो हमारे पास जो ही निकला वो आप याद रखना। परपेंडिकुलर हो सरफेस तो ये इतना, किसी एंगल पर हो तो फॉर्मूला ये इतना, है ना। और जब सरफेस पैरेलल रखा हो तो उससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, और सरफेस परपेंडिकुलर हो तो उससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के प्रोडक्ट, ओके। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। फिर इसके जो हम, है ना, यूनिट और टाइप्स भी देखते हैं, इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट देखने तो अब हम इसमें देखते हैं कुछ छोटे छोटे टर्म्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो हमने अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला जो EDS cos थीटा, है ना। तो इसके बेस पर हम उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बता सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा किस पर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर। मतलब जहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बढ़ जाएगी उस जगह पर सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। सिंबल में हमने लिख दिया है। फिर एरिया इंक्रीज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल कांस्टेंट रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा एरिया ऑफ द सरफेस। सरफेस इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सरफेस, ओके। थर्ड है जो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर, ठीक है। मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो, ये उसकी एरिया वेक्टर है, और सॉरी ये हमारा सरफेस है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा इनके बीच के एंगल के कोसाइन पे, है ना। कोसाइन से मतलब तो यहाँ पर जैसे cos 0 रहा, ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ पर cos 0 रहा, थीटा बराबर 0 रहा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स cos 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर, cos 0 1 हो जाएगा मैक्सिमम। मतलब सरफेस को हमने घुमाकर ऐसा कर दिया, ओके। या सरफेस ऐसा है, अभी हमने सरफेस को ऐसा कर दिया, ऐसा है, ऐसा कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएगी, सेम डायरेक्शन में आ जाएगी, मतलब इस तरह से हो जाएगा DS और ये इंटेंसिटी, ऐसा घुमा दिया हमने। तो इस केस में, ठीक है, उससे लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। फिर हम सरफेस को घुमाकर और जो ऐसा कर देते हैं इस तरह से, है ना। तो एरिया वेक्टर और उसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल फिर थीटा हो गया मान लो, है ना। मतलब कि वो 0 नहीं रहेगा। तो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाएगा। फिर ये एरिया घूमकर ऐसे। तो अगर हम कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस को रोटेट करते रहे, घुमाते रहे, तो उससे लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी मैक्सिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा। तो एक बार रोटेशन में 2 बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि 2 बार वो परपेंडिकुलर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और 2 बार कैसा होगा, पैरेलल। एक रोटेशन आप कंसीडर करो, ऐसा था, घूम के ऐसा आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, फिर घूम के ऐसा हो गया पैरेलल, फिर घूम के भी तो ऐसा हो गया, तो वापस पड़ गए। तो एक साइकिल अगर हम कंटिन्यूअसली घुमाए इलेक्ट्रिक इसको सरफेस को, तो सरफेस को कंटिन्यूअस घुमाने पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होती चलेगी। कहाँ से कहाँ तक जाएगी, है ना, 0 से लेकर मैक्सिमम। 0 से लेकर मैक्सिमम मतलब किसके बीच में वैल्यू चेंज होती रहेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, 0 और इंटू DS के बीच में चेंज होती रहेगी, है ना। ओके।
फिर नेक्स्ट अगला हमारा पॉइंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी सरफेस में एंटर कर सकती है, सरफेस से बाहर निकल सकती है। तो उसके बेस पर जो हमने उसको 3 टाइप दे दिए यहाँ पर, है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है, जैसे ये तो ऐसे सरफेस है और उस सरफेस से लाइन बाहर आ रही है ना, ठीक है। ये कंडक्टर है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन से ऐसी बाहर आ रही है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर क्यों निकलती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस, ठीक है, आउटवर्ड फ्रॉम ए सरफेस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड पॉजिटिव। या ऐसे लिख सकते हो, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लीव्स द सरफेस, सरफेस को छोड़ती है, बाहर निकलती है, emerges out from a surface, then electric flux linked with surface is called positive इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या ऐसे सोच सकते हो, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब, मतलब जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर एंटर कर रही हो सरफेस में, है ना, अंदर क्यों एंटर कर रही हो, कोई कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो ये हमारा कंडक्टर ऐसे रखा है जो सरफेस है ना, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मान लो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है ना, और इधर से बाहर निकल रही है, तो ये वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा क्योंकि उसमें अंदर एंटर कर रही है। ये वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि इससे बाहर निकल रही है, ऐसे, है ना। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की ओर जा रही है तो नेगेटिव साइन दिया जाएगा उनको, और बाहर निकली तो पॉजिटिव, ठीक है। तो if the electric lines of force enters to a surface, then electric flux in surface is called negative electric flux. Okay? फिर नेक्स्ट समझो जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जीरो कब होगा, एक तो वो अभी हमने देख चुके हैं पैरेलल वाले केस में, उस केस को छोड़कर एक दूसरे केस में भी पैरेलल हो सकता है और जीरो हो सकता है। देखो इसमें ये जो बॉक्स हमने बताया, बॉक्स से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इसमें कितनी लाइन अंदर एंटर कर रही है, 4 लाइन एंटर कर रही है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया -4, 4 लाइन बाहर आ रही है तो +4, कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर्स टू द सरफेस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एमर्जेस आउट फ्रॉम द सरफेस आर इक्वल, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज कॉल्ड, कितना होगा वहां पर, 0 होगा, है ना, ठीक है। तो सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 माना जाएगा, जो 0 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम दिखा देते हैं, जैसे हमने एक कंडक्टर दिखा दिया, उसके अपोजिट एंड पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकलेगी, है ना, इस तरह से, और इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करेगी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड बाहर निकलने वाली और इनवर्ड आने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सेम है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। एक्चुअल में जो ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होने का मतलब क्या, जहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, 0 होगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद जो हम देखते हैं, ठीक है ना, इसके बाद हम समझेंगे उसकी यूनिट। ओके, चलिए बेटे ना नेक्स्ट हम उसकी यूनिट देखते हैं, है ना। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, उसके फॉर्मूले से बच्चों को, है ना, यूनिट निकल जाएगी। इसकी फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, φ/E/dx, है ना, ये बात। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट इनटू एरिया की ऐसा यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, ओके। और ds क्या है, ये एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ओके ना, ये होगी तो उसकी यूनिट। सिंबल में लिखना चाहे सिंबल में लिख सकते हो आप न्यूटन, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ओके। और इसको, ठीक है ना, हम ठीक किस में कन्वर्ट करें, फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में। फंडामेंटल यूनिट मतलब फोर्स और, है ना, मास और लेंथ, इसके टर्म में। तो क्या हो जाएगा फिर, न्यूटन मतलब किसका यूनिट है, फोर्स का। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के बेस पर, मास की यूनिट इनटू एक्सेलरेशन की। तो मास की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, चलो न्यूटन को हम लिख सकते हैं, है ना, किलोग्राम, ठीक है। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम,
न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम को इसको कन्वर्ट करें तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं आप, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फिर एम मीटर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, है ना, अपॉन में आएगा तो कूलम। कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की। चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम के बेस पर इस तरह से। तो यहाँ कूलम को हम लिख सकते हैं तो करंट की यूनिट इंटू टाइम की। तो करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर इंटू टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये बन जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद केजी मीटर क्यूब। ओके, फिर सेकेंड अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बचेगा तो एम्पियर एंड सेकेंड क्यूब। ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारे पास उसकी दूसरी ऐसा यूनिट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। ओके, है ना। फिर नेक्स्ट जो सीजीएस में लिखना चाहो तो न्यूटन को डायन लिख सकते हो, इसको स्ट्रेट कूलम सेंटीमीटर स्क्वायर वो आप लिख सकते हो सीजीएस में ना। हम इतने देखते हैं तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो। डायमेंशनल फॉर्मूला इससे बन जाएगा केजी से क्या होगा, एम मीटर एल क्यूब टाइम सेकेंड इसकी पावर -3 एम्पियर के लिए -1। तो ये रहेगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला और ये जो ऑब्जेक्टिव में बन जाता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशनल फॉर्मूला जनरली जो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ना। तो इसको ध्यान रखिए। चलिए, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके टाइप्स, उसकी यूनिट। ओके।